नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है कि 30 जनवरी 2023 को कश्मीर के श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है और इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में 21 दलों को न्योता दिया गया है, इनवाइट किया गया है कि आप भी इस समापन समारोह में शामिल हों। खास बात यह है कि कुछ प्रमुख दल ऐसे भी हैं जिनको न्योता नहीं दिया गया है, उसको लेकर भी आज चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, 21 दलों को बुलाया गया है, यानी कि एक बड़ा जमावड़ा श्रीनगर में लगाने की कोशिश होगी, एकजुटता दिखाने की कोशिश भी होगी। इस दौरान क्या नजर आ रहा है? देखिए, एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो विपक्ष को जोड़ने के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगी, इस प्रयोग को कांग्रेस करना चाहता है। तो ये आखिरी दिन विपक्ष जोड़ो यात्रा हो जाएगी। हाँ, तो ये पता चलेगा, टेस्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस पत्र का आपने नाम लिया है, खड़गे साहब का वो पत्र है, आज लिखा गया है और उसमें 21 से लेकर 24 दल हैं, आंकड़ा यहीं कहीं है, जिन्हें इनवाइट किया गया है। और वो तमाम वैसे दल हैं जो आज की तारीख में अपने अपने स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी से अपने अपने राज्यों में चुनावी संघर्ष कर रहे हैं। तो इन सबों को एक तरह से साथ लाने का एक प्लेटफॉर्म भारत जोड़ो यात्रा का ये समापन कार्यक्रम होगा, जो कि बड़े ही प्रतीकात्मक तरीके से 30 जनवरी रखा गया है, क्योंकि 30 जनवरी आप जानते हैं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। और उस चिट्ठी में लिखा भी गया है कि हम अहिंसा और एकता, इन सब वैल्यूज़ ख़ास तौर पर जो संविधान में निहित हैं, उन सब को जीवित रखने के लिए एक साथ आने की जो ज़रूरत है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो ये हुई उन दलों की बात जो कि बुलाने जाने वाले हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं बुलाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो विपक्ष के ही दल हैं और बीजेपी से ही लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक्सक्लूड किया गया है। और उसमें सबसे बड़ा नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की भूमिका जो फिलहाल इस वक्त है, वो अपने आप को राष्ट्रीय दल घोषित कर चुके हैं और उन्हें मान्यता मिल चुकी है। और बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ख़ास तौर पर गुजरात में इतनी बड़ी जो जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें भूमिका आम आदमी पार्टी की रही है। और कई जगहों पर जो विपक्ष के वोट हैं उसे तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। दूसरा दल जिसे नहीं बुलाया गया है वो है ओवैसी। उनकी जो AIMIM है उसे भी न्योता नहीं दिया गया है। और उनकी जो छवि है बी टीम की तरह काम करते हैं बीजेपी की, यही वजह है संभवतः। जो इस तरफ आम आदमी पार्टी की भूमिका बताई जा रही है, वो उस तरफ ख़ास तौर पर जहाँ तक सवाल मुस्लिम वोटों का है, उसमें उनकी भूमिका बताई यही जाती है कि वो वोटों का विखंडीकरण कर देते हैं, एक तरफ वोटों को जाने नहीं देते हैं और बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। तो ये कांग्रेसी हमेशा कहते हैं और उनको भी नहीं इनवाइट किया गया है। तीसरा दल है वो है तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो के चंद्रशेखर राव है, अब तो वो भारत राष्ट्र समिति बन गया है। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ कांग्रेस की सीधी टक्कर है तेलंगाना में, और तेलंगाना में चुनाव भी होने हैं अगले साल। तो जाहिर है कि उनको साथ लाने का कोई मतलब नहीं बनता था। और बगल का जो राज्य आंध्र प्रदेश है, वहाँ जगन मोहन रेड्डी की सरकार है और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है YSRCP, YSR कांग्रेस पार्टी। तो ये दल भी कांग्रेस और YSRCP आपस में आमने सामने है, तो इन्हें भी नहीं बुलाया गया है। लेकिन एक ऐसा दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है भी नहीं भी है और पूर्व में रहा भी है, लेकिन अभी अपने आप को अलग करके रखता है, वो है नवीन पटनायक और बीजू जनता दल। उसे भी नहीं बुलाया गया है। तो बीजेपी इनवाइटेड नहीं है, उसकी सत्ता शासन चल रही है आपके उड़ीसा में। तो दो ऐसे दल हैं, तीन ऐसे दल हैं, या यूँ कहें चार हो गए ना। आंध्र प्रदेश में YSR जगन मोहन रेड्डी की सरकार है,
उन्हें भी नहीं बुलाया गया है। तेलंगाना में सरकार है जिनकी, उन्हें भी नहीं बुलाया गया है। उड़ीसा में जिनकी सरकार है उन्हें भी नहीं बुलाया गया है। और दिल्ली और पंजाब में जिनकी सरकारें हैं उन्हें भी नहीं बुलाया गया है। अब किस तरह से विपक्षी एकता यहाँ पर बनेगी और क्या कोई तीसरे मोर्चे का स्पेस छोड़ा जा रहा है, ये प्रश्न यहाँ से खड़ा हो जाता है। और ये जो चिट्ठी लिखी गई है और जो 30 तारीख को एक जमावड़ा लगाने की कोशिश हो रही है, एक संदेश ये भी देने की कोशिश की जा रही है जो मुझे समझ में आता है कि नेतृत्व हम करेंगे। आपको लगता है, क्योंकि नेतृत्व के लिए आप सबको इनवाइट कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप नेतृत्व करें, आपके पीछे सब चले। तो एक ये भावना कि कांग्रेस अभी भी विपक्ष में रहकर नेतृत्व करती है पूरे विपक्ष का, ये संदेश देने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए पूर्व में ऐसे उदाहरण हैं कि कई दलों को साथ लाकर के चुनाव जब लड़ा गया है तो स्थापित दल की सत्ता चली गई है। और ये 1977 में सबसे पहली बार हुआ जब इंदिरा जी की सत्ता गई थी, जब जनता पार्टी, और उसमें बहुत से दल थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि पूर्व में जनसंघ के नाम से हुआ करती थी, उसने भी अपने आप को समाहित कर लिया था और एक जनता पार्टी बनी थी। कई दल मिल करके उन्होंने हराया था। 1989 में राजीव गांधी की बहुत बड़ी सत्ता, 400 सीट से ज़्यादा लोकसभा में उनके पास थी, लेकिन वीपी सिंह की अगुवाई में कई दल मिले, उसमें भी बीजेपी साथ थी और उसे हराया गया था। और उसके बाद आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी की जो थी वो कई दलों के साथ चल रही थी। उसे हटाने के लिए भी सोनिया गांधी ने एक यूपीए का गठन किया था 2004 में। उसमें भी 20-21 दल या 23 दल हुआ करते थे। और फिर गठबंधन के सहयोग से ही नरेंद्र मोदी भी मनमोहन सिंह की सत्ता को हटाने में कामयाब हुए थे, हालांकि उनको बहुमत भी मिला। तो ये गठबंधन का जो एक सिलसिला है हमारे देश में कि जब भी कोई ऐसी ताकत बहुत मजबूती से वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाती है तो सारे दल जमा होते हैं और फिर वो उन्हें हराते हैं। पर अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आज की तारीख में बहस इस बात पर है कि बड़े भाई की भूमिका अगर कांग्रेस लेना चाहती है तो क्या उसके पास वो माकूल पात्रता है जो इससे पहले 2004 में थी। 2004 की जो स्थिति है उसमें भी अगर हम बात करें तो उनके पास 100 से ज़्यादा सीटें होती थीं। कई राज्यों में तभी उनकी सरकारें हुआ करती थीं। आज की तारीख में वो सच्चाई नहीं है। 3 राज्यों में सरकार है, 3 में समर्थन दे रहे हैं और अपने अपने राज्यों में वो तमाम दल जिन्हें चिट्ठी लिखा गया है उन्होंने पहले कांग्रेस को ही हराया था। और यहाँ से हम सिलसिला शुरू करें उन दलों का जिन्हें बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन दोनों को बुलाया गया है श्रीनगर, आइए 30 जनवरी को। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को बुलाया गया है, जेडीयू और आरजेडी को बुलाया गया, हालांकि साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको याद होगा 5 तारीख को, इसी 5 तारीख जनवरी में बिहार गए थे बांका और वहाँ से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रादेशिक चैप्टर है उसको शुरू किया था। और ठीक उसी दिन नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा पर निकल रहे थे, वो 5 जनवरी का ही। यानी कि वो विपक्ष में कोई एकता हो, बावजूद इसके कि दोनों सरकार चला रहे हैं वहाँ, लेकिन दोनों यात्राएं अलग अलग निकली। पर्पस दो अलग हो सकते हैं लेकिन अंततोगत्वा तो एक ही पर्पस है और वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ हम कितना मजबूत हैं ये बताने की कोशिश। तो वहाँ तो एका नहीं दिखा। इन्हें भी गया है पत्र, सीपीआई सीपीएम को पत्र गया है, जिनका अभी बहुत स्थिति अच्छी उनकी नहीं कही जा सकती है। केरल के अलावा ममता बनर्जी को चिट्ठी गई है। ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस को भी हराया और जिन्होंने सीपीएम को भी हराया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी हराया, तो इन दलों के साथ एक एका की सोची जा रही है। आप महाराष्ट्र चलिए तो वहाँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट उसे बुलाया गया है और उसके अलावा वहाँ शरद पवार की पार्टी को बुलाया गया है। तो ऐसे दलों को जोड़ करके डीएमके को बुलाया गया है, जोड़ करके बनाने की एक कोशिश है गठबंधन, और उस गठबंधन में पाने की कोशिश है बड़े भाई का दर्जा। अब ये जो बड़े भाई का दर्जा जो कांग्रेस लेने की सोचती है, यहीं पर पेच है हिमांशु, कि ये जो विपक्षी एकता है, क्या इस कोशिश
या इस तरह की कोशिश है विखंडित हो जाएगी, या फिर कांग्रेस को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमारी जो कोशिश है वो अगुवाई करने की नहीं है, हम अगुवाई करना नहीं चाहते हैं। अगर जिसको ज़्यादा सीटें आती हैं वो चुनाव बाद अगुवाई कर सकता है। ये तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस पूरे देश में फैली है, सबसे ज़्यादा सीटों पे वही लड़ सकती है और कोई लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को ही आप बुलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इसके अलावा कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जो पूरे देश में फैली हो। तो कांग्रेस अगर विपक्ष में रहकर पूरे देश में लड़ेगी तो जाहिर सी बात है उसकी सीटें ज़्यादा आने या फिर वो ज़्यादा चुनाव लड़ेगी तो ज़्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना है बजाय दूसरों के। पर अगर ऐसी स्थिति है तो फिर कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता क्यों कहते हैं अभी से कि प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी तो राहुल गांधी हैं? फिर तो आप एक तरह से डरा देते हैं विपक्षी दलों की जो एक उनको संशय है इस बात को लेकर कि कांग्रेस हमेशा ये अगुवाई वाली भूमिका में आ जाना चाहती है, उसकी स्थिति वैसी नहीं है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन दूसरे नंबर के पार्टी के तौर पर तो समाजवादी पार्टी है, तो वो वैसे दल को अपना सरपरस्त माने, अपना नेता माने लोकसभा चुनाव में, जो कि उनके अपने राज्य में 2 विधायक चुन करके ला पाई है। तो हारने के बावजूद भी अखिलेश यादव के गठबंधन को 125 सीटें मिली थी, कांग्रेस को मिली 2। तो ये संभव कैसे होगा? तो कांग्रेस को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो ये संदेश न दे कहीं इन तरह के कोशिशों में कि हम अगुवाई करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात दिल्ली में कही थी, जब उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा जो एक आइडिया है, वो आइडिया ये नहीं है कि हम आगे से रहें, हम ही सबको साथ लेकर के चले, जी नहीं। हमारा आइडिया ये है कि हमारे पास एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि सबों की आइडियोलॉजी है, जिसमें सब जो व्यापक परिवार है विपक्ष का वो जुड़ता है, और समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हों, वो उनके पास वो नेशनल आइडियोलॉजी नहीं है। तो उनका जो आइडियोलॉजी है या उनका जो आइडिया है वो केरल में नहीं चल सकता है, वो बगल के बिहार में नहीं चलता है। समाजवादी एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश उन्होंने की थी। हाँ। उन्होंने तो की थी, लेकिन अब प्रश्न ये है कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, क्योंकि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी, ऐसा थोड़ी है कि पहली दफा इनवाइट किया गया है, पहले भी राहुल गांधी ने खुद इनवाइट किया था, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से पोलाइटली मना कर दिया गया। उसके पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तो कोई स्वर में स्वर मिलाया नहीं, आज भले उन्हें न्योता नहीं दिया गया और चीज़ों को फॉर्मल कर दिया गया, लेकिन उन्होंने तो कोई स्वर में स्वर नहीं मिलाया। तो कहीं मुझे ये भी नहीं दिखा कि सीताराम येचुरी साथ चल रहे हों, 2-4 नेता जरूर चले राहुल गांधी के साथ। तो ये दूसरी कोशिश है, और सबों के दिमाग में यही बात है कि जो विपक्ष का एका है, अगुवाई के सवाल पर कहीं खंडित तो नहीं हो जाएगा। सब चाहते हैं कि विपक्ष एक हो और तभी टक्कर दी जा सकती है। अच्छा, आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, उनके मना करने का जिक्र किया, तो मुझे एक सवाल यह आया कि अभी तो कांग्रेस ने 21 दलों या 24 दलों का जिक्र जो हो रहा है उनको पत्र लिखा है, आने के लिए इन्वाइट किया है, बाकी कुछ दल ऐसे हैं जिनको नहीं किया गया है, ये जानकारी भी निकल कर। ये तो छटनी कांग्रेस ने कर दी, अब वो दल छटनी करेंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। यानी कि 30 तारीख को ही असल में पता चलेगा कि कांग्रेस में कांग्रेस जो है कितने लोगों को एकजुट कर पाई है, अपनी छतरी के नीचे ला पाई है। उन्होंने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आ ही जाएंगे। हाँ, देखिए कभी कभी ऐसा होता है हिमांशु, राजनीति जो लोग करते हैं वो चीज़ों को पहले तय कर लेते हैं, उसके बाद इनवाइट को पब्लिक करते हैं। मुझे ये लगता है कि इन तमाम दलों से बातचीत हो गई है, और तभी जाकर के ये जो 20, 21, 24 जो भी जितने दल हैं, क्योंकि देखिए आंकड़ों पर थोड़ा कन्फ्यूजन रखा है उन्होंने और लिस्ट अभी बताई है, तो इनसे संभवतः उन्होंने प्राथमिक रजामंदी ले ली है
और तभी जाकर के उन्होंने इस बात को सार्वजनिक किया है कि देखिए, बिहार से हमने आरजेडी को बुलाया है, जेडीयू को बुलाया है, बंगाल से हमने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बुलाया है, हमने बुलाया है यूपी से इनको। और देखिए, इस तरह से बोलने के बाद ही उन्होंने बोला कि हमने इन्हें नहीं बुलाया है। तो मैं एक तस्वीर की कल्पना कर रहा हूँ, और वो तस्वीर आप देखिए कि श्रीनगर का कोई मैदान है जहाँ पर सभी दल एक दूसरे का हाथ थामे हुए, उनके नेता, और ये हाथ उठाए हुए हैं, और वहां से वो आधार बनता है विपक्षी एकता का, जो साल 2024 में अगर बन जाती है तो फिर एकता के साथ चुनाव लड़ती है। मतलब हम आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े, हम बीजेपी के खिलाफ लड़े। 19 में भी एक हाथ ऊपर करके एक तस्वीर आई थी, वैसी तस्वीर कश्मीर में दिखेगी तो क्या उसका फायदा 24 में होगा, क्योंकि 19 में तो नहीं हुआ। खैर, जहाँ आपने वो जो तस्वीर की बात बताई वो कर्नाटक की थी, और कर्नाटक में सिद्धरामैया की सरकार के जाने के बाद ये लगा कि कांग्रेस और जेडीएस और बीजेपी जब चुनाव लड़े तो बीजेपी को मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी को वहाँ की जनता ने मौका पूरी तरह से नहीं दिया, और 104 सीटों पर ही सिमट कर रह गए थे। बहुमत से कम आ गया आंकड़ा। तो उसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने फिर से मिलकर के सरकार बनाई, और सबसे पहले जेडीएस को मौका दिया गया कि आप 2.5 सालों के लिए बन जाइए सीएम। और आपको याद होगा कुमारस्वामी बने थे, और उन्हीं का ये शपथ ग्रहण था जब सब लोग हाथ उठा रहे थे, और उस वक्त भी ये लगा था, और ये आपका सटीक आकलन है कि 2019 में भी लगा कि चलिए हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या दशा दिशा हुई उस विपक्षी एकता की हमने देखा, और अब भी है। पर लेकिन बड़ा चेंज ये भारत जोड़ो यात्रा और ये यात्रा का दौर जो चला है, और राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हो गए, वो पहले, अच्छा मुझे लगता था पहले कि वो अपने आप को बचाते फिर रहे हैं, या फिर उन्होंने खुद भी जिक्र किया कि मुझ पे बहुत हमले होते थे, और तमाम तरह से मीडिया, जो सोशल मीडिया, उसका इस्तेमाल किया गया, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बहाए गए, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन अब वो बोलना शुरू कर चुके हैं। ये यात्रा जो हुई है 3000 से ज़्यादा किलोमीटर, इसमें वो बोले खूब हैं, मैंने ये देखा है। हाँ, देखिए, कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है। उसकी 2 वजहें हैं। एक तो ये है कि जो इंटरनल क्राइसिस थी कांग्रेस की, कि अध्यक्ष नहीं है, फुल टाइम आपके पास नहीं अध्यक्ष है, परिवारवाद वालों की पार्टी है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी से वो बहुत हद तक वो डिबेट शांत हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत पुराने नेता हैं। 8-9 बार उन्होंने विधायकी जीती, मंत्री रहे, सांसद रहे, विपक्ष के नेता, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी अच्छा खासा अनुभव। हाँ, केंद्र में भी और दलित समुदाय से भी आते हैं। तो एक पॉलिटिकल उनके पास कुछ टेबल पे रखने का है। He comes with something on the table। तो वो एक शख्सियत है, और कांग्रेस को उस बात ने एक स्टेबिलिटी दी है। विपक्षी माने या न माने, पर ये तो है। दूसरा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब निकले तो अमूमन लोगों को लगा कि ये बहुत कोई सामान्य यात्रा होगी, बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि कारवां बनता गया, तो कुछ उस तरह से इस यात्रा में हुआ अनुभव लोगों को। शुरुआत में ही हमने देखा स्टालिन साथ में थे, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र पहुंचे तो उद्धव ठाकरे, और उसके बाद सुप्रिया सुले साथ में चलने लग गई। उसके बाद इस बीच में कई फिल्म वाले, कई राइटर्स, सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि ये भारत के झंडे तले हो रहा है, तो सब लोग इसमें आते चले गए, शामिल होते चले गए, और ये एक सचमुच का बड़ा कारवां सा बनता चला गया। जब दिल्ली आए थे तो हम लोगों ने इस बात को महसूस किया, कुछ दूर हरियाणा में भी मार्च किया, यूपी में भी हम लोगों ने साथ जाकर मार्च किया, और इस बात को महसूस किया कि लोग जुड़ रहे हैं। एक उम्मीद उन्होंने जगा दी है। ये उम्मीद लाखों लोगों के संपर्क में आने की वजह से पार्टी को जो ताकत मिलती है, ये उम्मीद उसकी वजह से है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इसके बाद क्या होना चाहिए, हाथ में झंडा है, जुबान पर नारा है, पर इसका हासिल क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? तो शायद उस रिजल्ट के क्रम में ये रणनीतिकार जो है कांग्रेस के, इन्होंने ये एक कार्यक्रम को सोचा है। सुप्रिया श्रीनेत से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं, और जिसका जिक्र हम लोगों ने अपनी चर्चा में भी कई बार किया। और हम लोग पॉलिटिकल जो एक एम है उस पे फोकस्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हो रही है तो उसका अगर फायदा मिलेगा तो हम बिल्कुल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेंगे या फिर हम मना कर देंगे कि हमको नहीं मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा असल में, क्योंकि राजनीतिक दल है तो वो
मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन वो अगर मिलेगा तो हम बिल्कुल रखेंगे। यानी कि है, दिमाग में वो बात है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो ये सोच रहा है कि नहीं नहीं हम सिर्फ चले जा रहे हैं, भारत जोड़ो कर रहे हैं। चुनाव पे भी ध्यान है जी, बिल्कुल। और देखिए कि ये पहला कदम होगा समूचे विपक्ष को एक साथ एकत्रित करने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 2024 की लड़ाई से पहले, क्योंकि 2024 के पहले की जो लड़ाइयाँ हैं उन लड़ाइयों में तो अमूमन कांग्रेस ही मुख्य विपक्ष है। तो कांग्रेस कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, बीएसपी चाहती है कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, वो राजस्थान में भी चुनाव लड़ना चाहती है, वो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, बगल का इलाका उसे लगता है कि हमें लड़ना चाहिए, राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहती है। अब चूंकि कांग्रेस वहाँ मुख्य विपक्ष है, क्या उन्हें वो स्पेस देगी? अब जब आप साथ 2024 में चाहते हैं तो क्या 2023 में भी आप साथ देंगे उनका, जिनसे आपको मदद की ज़रूरत है? ये सब चीज़ें तय करेंगी। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स 2023 है और उसी से 2024 तय होगा। तो एक तो ये है, दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्रमुख चेहरा है नरेंद्र मोदी का, क्या उसी तरह का एक काउंटर चेहरा बनने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं या उन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा होने जा रहा है तो फिर कोई भी दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, वो तैयार होने में झिझकेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि फिर एक चेहरे के सामने क्या एक गोलबंदी काम करेगी? और ऐसे उदाहरण हैं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत बड़ा चेहरा था, बावजूद उसके वो चुनाव हारे और सामने कोई चेहरा नहीं था, एक यूपीए अलायंस था। तो ऐसे उदाहरण रहे हैं। तो विपक्ष कितना ज़्यादा विश्वास में ले पाती है कांग्रेस की? देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि हम पीएम बनाने के लिए राहुल गांधी को ये सब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी नीतियां वही, हमारी नीति वही। देश महंगाई से अगर जूझ रहा है तो आप भी वो कहते हैं, हम भी कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है तो है, आपके लिए भी वो मुद्दा, हमारे लिए भी वो मुद्दा है। हम चीन के सवाल पर एक तरह से संसद में विरोध करते हैं, तो क्यों ना हम फिर चुनाव में भी इसी तरह से जाएं। राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मान लीजिए जैसे मैं कांग्रेस हूं और आप समाजवादी पार्टी है, मैं आपसे कहूं कि हम लोग साथ आएंगे, ये मुद्दे हैं, आप भी कहेंगे ठीक है हम आपके साथ में हैं, लेकिन जहां चुनाव लड़ने की बात आएगी वहां हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे और आप कहेंगे हम क्यों ना लड़ें चुनाव। ये तो सबसे बड़ी जो कैट फाइट है वो तो सीटों को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर एलोकेशन ऑफ सीट बहुत बड़ा फैक्टर है। वो चूंकि भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ दिखी है, तो इस कारण से समाजवादी पार्टी उन्हें यूपी में बहुत सी सीटें दे देगी लड़ने के लिए और अपने आप को सीमित कर लेगी, या आरजेडी बिहार में बहुत सी सीटें दे देगी और अपने आप को सीमित कर लेगी। ऐसा तो है नहीं। बाहर से समर्थन करना एक अलग चीज है। तो सैद्धांतिक आप हाँ समर्थन कर रहे हैं, बहुत बेरोजगारी है, बहुत तमाम मुद्दे, महंगाई है, लेकिन हम सीट दे दे ये तो नहीं होने वाला है। तो ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को पूर्व में, चाहे वो बात 2004 की हो या फिर 1989 की हो या 1977 की हो, राजनीतिक दलों ने साधा है और साध करके वो गठबंधन तैयार किया है जिसके जरिए स्थापित सत्ता को हिलाया गया है, हराया गया है। अब प्रश्न यही है कि क्या इतिहास दोहराएगा? जैसे उस वक्त अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करके गोलबंदी कर ली गई थी, क्या वो गोलबंदी इस बार हो पाती है? और इसमें बड़प्पन कौन दिखाता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही हो जाता है। और बड़प्पन तो कांग्रेस को ही दिखाना पड़ेगा, जब बड़े होने का जब आप दावा कर रहे हैं तो आपको हाँ, तो आप कितना दिखा पाएंगे? देखिए 190 के आसपास पिछली दफा सीटें ऐसी थी जिसमें कांग्रेस बनाम बीजेपी की फाइट हुई थी, सीधी फाइट, कांग्रेस बनाम बीजेपी, क्योंकि कई राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी ही मजबूत दल है। उन राज्यों में ही सबसे ज्यादा बीजेपी को सीटें आई, 175 पार कर गए वो उन्हीं राज्यों में। और एक तरह से आप समझिए कि सरकार उनकी अगर बनी, 300 सीटें आई, तो उसमें कांग्रेस ही बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां वो हारती चली गई। कांग्रेस का कमजोर होना फैक्टर होना। अब इसको तो, ये तो चुनावी हिस्ट्री है ना, तो अब इस हिस्ट्री के दम पे एक एका बनना है। और फैक्टर है भारत जोड़ो यात्रा की सफलता। भारत जोड़ो यात्रा को का चुनावी कितना ज्यादा मार्केटाइजेशन हो सकता है, ये सब बातें हैं। और इसीलिए
ये भावना विशेष तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए ठीक है हम सब एक साथ हो जाते हैं, पर वो जो निटी ग्रिटी है ना वो बहुत टिकलिश है। आप करें कोशिश, कांग्रेस को अधिकार है, पर नीतीश कुमार भी तो वही कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब मैं बाहर निकलूंगा 14 जनवरी के बाद और पूरे देश में भ्रमण करूंगा और सबको एक करूंगा। तो क्या एक तरफ कांग्रेस अकेले खुद वही काम कर रही हो, इधर अकेले नीतीश कुमार भी वही काम कर रहे हो, तो ये तो बड़ा गड्ढम गड्ढ हो गया ना। तो यही साथ आने का जो मसला है कि काम आपको वही करना है, विपक्ष को एक करना है, पर करे कौन? नीतीश कहते हैं हम करें। विपक्ष का झंडा लेकर आगे कौन बुलंद करेगा? अगुवाई की लड़ाई, अगुवाई की लड़ाई जो है होनी है। हालांकि 30 तारीख को पता चलेगा कि कौन कौन कांग्रेस के साथ है, कौन कौन निमंत्रण पे आया है। लेकिन वो जो कैट फाइट वाली मैंने बात की, चुनाव कौन लड़ेगा, कितनी सीट पर लड़ेगा, सबसे ज़्यादा अगर पेच फंसेगा तो इसी चीज़ को लेकर फंसेगा। और इसको क्या कांग्रेस सुलझा पाएगी? क्या एक सीट पर सभी को लाकर और ये निर्णय करवा पाएगी कि आप इतनी सीट पे लड़िए, आप उतनी सीट पे लड़िए? ये बहुत कठिन काम है। राहुल गांधी क्या कर पाएंगे, हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।